जीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और मैं हूं आपके साथ मिशा सिंह। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वापसी की। जी हां, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बार फिर से सत्ता में वापसी करी। 37 साल बाद उत्तर प्रदेश का इतिहास बदला और एक बार फिर से लगातार दूसरी बार किसी राजनीतिक पार्टी की एंट्री हुई है। सीएम योगी ने सभी टोने टोटके या यूं कहें कि सभी भ्रमों को दूर करते हुए सत्ता में वापसी की। इन सभी के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ की वापसी यूपी की सत्ता में हुई, या वो कौन से वादे रहे जिन पर यूपी की जनता ने भरोसा करके सीएम योगी को सत्ता की बागडोर दी, या ये भी हम जानेंगे कि 2017 से 2022 तक योगी सरकार के वो कौन से काम थे जिन पर जनता ने विश्वास किया। चर्चा उन मुद्दों पर भी होगी जिन पर पिछले 5 सालों में विपक्ष ने सवाल उठाए, अब वो चाहे कोरोना का मुद्दा हो या फिर रोजगार का। और चलते चलते ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि साल 2022 में यूपी की महाभारत में अर्जुन कौन रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश के नतीजे आए और इन नतीजों ने बीजेपी के खेमे में जश्न का माहौल दिया और विपक्ष के खेमे में मायूसी। खैर, पिछले 5 साल योगी सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण भी रहे। उत्तर प्रदेश कई मुद्दों को लेकर चर्चा में रहा। सबसे पहले तो कोरोना काल में हुई मौतों का आंकड़ा हो, या फिर यमुना किनारे दिखी लाशें, या फिर रोजगार का मुद्दा हो, तो वही पेपर लीक का मुद्दा हो, या फिर कानून व्यवस्था का मुद्दा। सीएम योगी आदित्यनाथ के 2017 में यूपी की सत्ता पर काबिज हुए और इसके साथ ही यूपी की तस्वीर को बदलने में वो लग गए। 2017 से 2022 तक योगी सरकार को विपक्ष ने कई मुद्दों पर घेरा। जैसे कि बात करें कानून व्यवस्था की बात करते हुए आ जाते हैं लखीमपुर खीरी मामले की, या फिर कुलदीप सिंह सेंगर वाला मामला हो। ऐसे कई मुद्दे थे, मतलब विपक्ष ने 2022 जो चुनाव था उसमें ऐसे कई सारे मुद्दे थे जिसमें विपक्ष ने सरकार को घेरा है। 2017 से लेकर 2022 तक अगर हम देखें, 2022 तक का पूरा इनका योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल देखें तो इसमें कई मुद्दे, जैसे हमने हाथरस केस देखा, कुलदीप सिंह सेंगर का केस देखा, फेक अजय मिश्रा टेनी वाला केस उठा लीजिए का केस देखा, फेक एनकाउंटर्स के इतने मुद्दे थे जिसपे विपक्ष ने जो है इस पे जो है सवाल उठाए। विकास दुबे बिकरू कांड एक ऐसा कांड रहा कानपुर का कि जिसपे विपक्ष ने लगातार योगी आदित्यनाथ को जो है घेरा, उनके शासन को, कानून व्यवस्था। हालांकि योगी आदित्यनाथ जो है वो कानून व्यवस्था ये बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। इसको लेके विपक्ष ने इन सभी मुद्दों को लेके जो है वो कटाक्ष किया था और योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरा था। अगर बात करें, अगर कारोबारी की जो हत्या हुई थी वो उसको लेकर भी विपक्ष ने लगातार सरकार को घेरा। और अजय मिश्रा टेनी की बात करें तो विपक्ष ने लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की भी मांग की, जिस पर सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि अगर उनके बेटे निर्दोष पाए जाएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, जो कि फिलहाल अभी भी मामला कोर्ट में चल रहा है। जी हाँ, आशीष मिश्रा जो है वो उनको लेके इतना घेरा गया था। हम वीडियोस भी सामने आए। लखीमपुर खीरी केस जो है, किसानों का मुद्दा उस समय चरम पे था। उस टाइम पे ऐसी कोई अगर बात करें कोरोना काल के वक्त भी अस्पतालों के जो बेड फुल हो गए थे, और उसके बाद अगर देखा जाए ऑक्सीजन की कमी के कारण भी विपक्ष ने लगातार योगी सरकार को घेरा है और उनके ऊपर कटाक्ष किया है। तो योगी सरकार के लिए ये जो कार्यकाल थे वो इतना आसान नहीं रहा, काफी ज्यादा चुनौती है। बिल्कुल, कोरोना काल तो मतलब कोरोना काल में हमने देखा था कि किस तरह गंगा के किनारे जो तस्वीरें आई थी कि यमुना और गंगा के किनारे जो लाशें दिख रही थी, उन तस्वीरों के बाद तो मतलब चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, जो अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, या फिर मायावती हो, सबने इस पे जो है ट्वीट करके कटाक्ष किया था। और कोरोना काल में जो है उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था को लेके सवाल उठाए थे कि बेड नहीं है अस्पतालों में, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, लाशें दिख रही हैं। वही बात करें बेरोजगारी का मुद्दा, लगातार विपक्ष ने बेरोजगारी का मुद्दा उठाया है। विपक्ष का कहना है कि योगी सरकार ने जमीनी स्तर पर रोजगार नहीं दिए है युवाओं को, और बात करें वैकेंसी नहीं निकली है, और परीक्षाओं में भी काफी ज्यादा देरी हुई है, और जो पेपर्स लीक का मामला भी काफी ज्यादा बढ़ गया है उत्तर प्रदेश में। ये लगातार इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है।
बेरोजगारी के मुद्दे पे अगर हम कहें तो बेरोजगारी का मुद्दा मतलब अगर हम देखें तो विपक्ष ने ये भी सवाल उठाया कि सत्ता पक्ष ने जो है वादे तो इतने किए थे, इतने करोड़ 4.5 लाख रोजगार युवाओं को देने का वादा किया था, जो जमीनी स्तर पर पूरा नहीं किया गया। लेकिन विपक्ष ने जो है योगी आदित्यनाथ सरकार को बहुत ज्यादा घेरा था। वहीं पेपर लीक का भी जो मामला रहा, अभी हमने हाल ही में देखा कि 12वीं कक्षा का पेपर जो है वो लीक हो गया। ऐसे पिछले 5 सालों में कई ऐसे मुद्दे रहे, कई ऐसे पेपर लीक के मुद्दे रहे जिन पर विपक्ष जो है योगी आदित्यनाथ सरकार को लगातार घेरता रहा है। अगर बात करें महिला सुरक्षा मुद्दा की, जो हाथरस गैंग रेप केस हुआ था, उसके ऊपर हमने देखा किस तरीके से सारे विपक्षी नेता, अगर बात करें राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी को जब हाथरस में घुसने नहीं दिया गया तो वो हाथरस पैदल ही चले गए। और फिर अगर बात करें राहुल गांधी भाई बहन की दोनों जोड़ी जो है, हालांकि ये हमने बड़ा एक क्रूशियल मूवमेंट रहा है कि जहां भी विपक्ष की सरकार मतलब भाजपा की जहां पे सरकार रही है वहां पे विपक्ष बहुत हमलावर रहा। हाथरस गैंगरेप ऐसा था कि शायद ही कोई विपक्षी नेता ऐसा रहा हो जो वहां पे ना गया हो। हमने जयंत चौधरी आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को उठा लीजिए, आजाद को देखा हमने वहां पे, हमने प्रियंका गांधी, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह रातों रात लड़ते हुए जो है वो लोग हाथरस उस जगह पे पहुंचे, वहां पे पीड़िता से मुलाकात करी, पीड़िता की मां से जो है मुलाकात करी। और इस मुद्दे को हालांकि हमने देखा स्वाति, अगर देखा जाए तो हाथरस जो मामला था वो सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही रहा। जो विपक्षी नेता थे उन्होंने सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ये सारी चीजें की, क्योंकि बीजेपी को घेरना था। मगर उसके बाद हाथरस केस जैसे शांत हो गया, उसके बाद ये मुद्दा आसानी से खत्म हो गया। कहीं भी इन मुद्दे के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। हमने ये देखा था कि कैसे कांग्रेस ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए खुद प्रियंका गांधी जब वहां पे उतरी तो उन्होंने जो पीड़िता थी उनकी मां को टिकट दिया। हालांकि अगर अब देखा जाए तो कितनी सुरक्षा मिल रही है, कितना विपक्ष वहां मैदान में पहुंच रहा है, जमीनी हकीकत पे वो कितना पहुंचा है, उस एक पॉइंट के बाद अभी तक ऐसे कोई भी मुद्दे नहीं आए हैं जहां पे विपक्ष हमला रहा हो। लेकिन हाथरस गैंगरेप ऐसा मामला रहा जिसमें कानून व्यवस्था पर, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर कई बार सवाल उठाए गए। और वही बात करें कि किसानों के मुद्दे को लेकर विपक्ष के पास एक बहुत अच्छा मुद्दा मिल गया था, जिसके ऊपर उन्होंने सरकार को बहुत अच्छे तरीके से घेरने की कोशिश की। मगर अगर बात करें डबल इंजन की सरकार, ये योगी सरकार ने किसानों का मुद्दा नहीं था। अगर देखा जाए तो ये जो पूरा मामला था वो केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार, बिल्कुल, तो उसको लेकर विपक्ष ने लगातार हमला किया। मगर आखिरकार बीजेपी की बात करें, केंद्र सरकार ने उन तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया। और किसान, अभी अगर देखा जाए तो किसान उतने नाराज नहीं है बीजेपी से जितना वो पहले थे। शायद इसी वजह से जो अभी जो परिणाम आए हैं 10 मार्च को जो परिणाम आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आए हैं। हालांकि विपक्ष ये बोलता रहा कि उत्तर प्रदेश में किसानों का एक बड़ा तबका है जो इनसे नाराज है, उसका वोट बैंक जो है वो कट जाएगा, वोट जो है वो कट जाएगा। लेकिन जब 10 मार्च को रिजल्ट आए तो विपक्ष के इन सभी दावों को फेल करते हुए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बैक टू बैक लगातार दूसरी बार जो है वो सत्ता पर वापसी करी है। योगी आदित्यनाथ वो चेहरा रहे जिन्होंने इस पूरे जो हम बोलेंगे कि जो भी चुनाव प्रचार हो या फिर जनता तक जो भारतीय जनता पार्टी के जो वादे थे, जो उनके काम थे, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयास जो है उन्होंने आखिरी दम तक किया था। और इसी का नतीजा रहा था कि 10 मार्च को जब रिजल्ट आया तो उसमें भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से जो उनको है जीत मिली और उनके खेमे में जो है गुलाल और हमने देखा कि नगाड़ों के साथ कैसे जश्न मनाया जा रहा था। अब यही वो मुद्दे पर जिन पर उत्तर प्रदेश के विपक्षी दलों ने योगी सरकार को घेरा था, 5 साल के इनके कामकाज को बिल्कुल खराब बता दिया। इन सभी को घेरते हुए विपक्ष ने 2022 में एक हवा बनाई। 2022 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा कि नेताओं का आया राम गया राम भी होने लगा। ऐसा लगा मानो हमने देखा था कि जैसे कई नेता जो भारतीय जनता पार्टी के भी, कई स्वामी प्रसाद मौर्य को ही आप, ये बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन चुनाव से चंद दिनों पहले ही वो जो है समाजवादी पार्टी का रुख कर लेते हैं। कई ऐसे और उन्होंने बड़े बड़े दावे भी किए थे कि वो जिस पार्टी में जाते हैं उस पार्टी की सत्ता बनती है, उस पार्टी की जीत होती है। बिल्कुल ऐसा लगा मानो 2022 में जनता बीजेपी को सत्ता के बाहर करने वाली है। इसी का परिणाम भी रहा कि खुद बीजेपी भी इस चीज को लेकर चिंतित दिखी। जैसा कि स्वाति ने कहा कि केशव प्रसाद मौर्य और
सीएम योगी के नेतृत्व को लेकर अनबन हुई। दिल्ली के दौरे लगातार दोनों नेताओं के हुए, फिर जाकर सीएम योगी के नाम पर ही मुहर लगी। लेकिन ये मिश्रा, ये पहली बार ही था कि हमने देखा था, जैसे 2017 में सत्ता में आए, जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो योगी आदित्यनाथ को जब सामने किया गया और दिनेश शर्मा को और केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ठीक है। तो इसके बाद हमने देखा कि सत्ता एक तरीके से संतुलित दिखी, लेकिन 2022 के चुनाव से पहले कुछ ऐसी बीजेपी खेमे में बहुत खलबल दिखी। इसीलिए शायद हमने पहली बार देखा सीएम योगी आदित्यनाथ का बैक टू बैक दिल्ली दौरा और मोदी जी से मिलना और जो है अमित शाह जी से मिलना, तो उनके दौरे पे दौरे लगे। हालांकि ये माना जा रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ को जो है वो पीछे खींचा जाए और केशव प्रसाद मौर्य को आगे किया जाए, लेकिन इन सभी के बीच 2022 में जब चुनाव हुए तो सीएम योगी के चेहरे पर ही जो है वो मुहर लगी। तो वही बीजेपी ने शांति से अपना चुनाव प्रचार किया और अंत में सत्ता में वापसी कर ली। खैर, इन सब के बीच ये ना लेते हुए कि कौन से बीजेपी या यूं कहे कि योगी सरकार के कामकाज रहे जिन पर यूपी की जनता ने विश्वास करके 2022 में सीएम योगी को सत्ता पर बिठाया। जी हाँ, ऐसे कई मुद्दे थे, या हम उन मुद्दों को आपको बता देते हैं जिन पर विश्वास करके जो है वो योगी आदित्यनाथ को जनता ने जो है वापस से सत्ता की बागडोर उनको सौंपी है। अगर हम सबसे पहले इसमें बात करें तो सुशासन मॉडल की करते हैं कि कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया गया। इसके साथ ही माफियाओं पर बड़ी कार्रवाई की गई, माफियाओं की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला और इसीलिए उनका नाम शायद अब बुलडोजर बाबा के नाम से वो जानने लगे हैं। प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण किया गया। पुलिस ने 5 सालों में खूब एनकाउंटर किए। एनकाउंटर के मुद्दे तो हमेशा पिछले 5 साल से चर्चा में रहे कि इतने ज्यादा जो है एनकाउंटर रहे। जातिवाद की राजनीति को भी दरकिनार किया योगी सरकार ने। बात करें सीएम योगी सभी को साथ लेकर चलते नजर आए हैं। हर योजनाओं में सभी जातियों की वरीयता दी है, वो चाहे हिंदू समाज हो या मुस्लिम समाज हो। वही बात करें तो उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व की राजनीति दिखी है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी निर्माण हुआ है। साथ ही साथ तमाम जिलों के नाम भी बदले गए और वही हिंदू संस्कृति को आगे लेकर चलने की प्रक्रिया भी अभी भी चालू है। जी हाँ, और अगर देखें हम तो उनकी कई ऐसी योजनाएं रही, जैसे गरीब कल्याण योजना, गरीबों के हित में तमाम योजनाएं जो है वो भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार ने चलाई। गरीबों को मुफ्त राशन दिया गया, किसान सम्मान निधि से किसानों को फायदा मिला। इसके साथ ही उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त सिलेंडर बांटे गए। कोरोना काल में हमने देखा कि किस तरह मुफ्त राशन वितरण किया गया। जी, ऐसे हमने हमेशा देखा है कि मतलब कोविड के टाइम में बहुत ज्यादा जहाँ लोगों को खाने पर लाले पड़ गए थे, वहाँ योगी सरकार ने घर घर मुफ्त राशन पहुँचाने का काम किया है, जो काफी सराहनीय है। गांव के हर एक छोटे कस्बे से लेके शहर तक में वैक्सीन के जितने वो मुहैया कराए गए, वैक्सीन के सेंटर, वैक्सीनेशन सेंटर खोले गए और हमने देखा कि किसी तरह बाद में ये बड़ी सारी प्रक्रिया हुई। मैं खुद उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैंने देखा है मिर्जापुर में हमारे मतलब एक छोटा सा कस्बा गांव जहाँ पे लोग पहुंचते थे वैक्सीनेशन के लिए। लोगों को नहीं पता कि वो कैसे जो है रजिस्टर करेंगे, तो वहां पे हेल्पर्स हर जगह अवेलेबल थे जो ये चीजें बता पाए कि आप कैसे उसमें रजिस्टर करके आप वैक्सीन लगवा पाएंगे। तो कोरोना काल में भी हालांकि विपक्ष उनको घेरता रहा, लेकिन हर एक छोटे कस्बे से लेके एक गांव तक लेके हर जगह योगी सरकार पहुंची है, उन्होंने काम किया है। उज्ज्वला योजना में हम देखेंगे कि सिलेंडर उन्होंने पहुंचाए हैं, हर गांव में हर जगह पहुंचे हैं, सबको मुफ्त राशन मिला है। कोरोना काल में मुफ्त राशन तो मतलब ये एक ऐसी नीड थी कि सबको जरूरत थी, क्योंकि वो एक ऐसा फेज था कि किसी के पास रहने खाने के लिए कुछ नहीं था। तो मुफ्त राशन जो है वो जनता के बीच पहुंचा। शायद वही रहा कि जनता ने एक बार फिर से उन पर जो है वो विश्वास जताया है। वैसे अगर हम देखें कि इस बार की जीत किसी एक के चेहरे पर नहीं जाती, अगर हम ये कहें तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यूं कह सकते हैं कि इस बार योगी और मोदी दोनों का जादू दिखा है। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागडोर संभाली थी। बिल्कुल, चुनाव प्रचार में वो खुद अपनी जो नगरी है उन्होंने 27 चुनावी रैलियों को संबोधित किया, चुनाव प्रचार भी किया और अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भी दौरे किए। इसके अलावा वाराणसी के दौरे तो मतलब उन्होंने ऐसे कि चुनाव प्रचार में भी हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों एक ही मंच से जो है वो जनता के बीच पहुंचे हैं चुनाव से पहले, और जनता तक अपने हर जो काम है, जो काम किए हैं उसको और जो काम करने वाले हैं उसको, उन दोनों को लेके
भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार है, उन्होंने जनता के बीच वो उन चीजों को लेके पहुंचे हैं और इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ काफी एक्टिव दिखे। उन्होंने कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों का दौरा भी किया और चुनाव के दौरान 200 से ज्यादा रैलियां की और साथ ही साथ जनता के बीच भी पहुंचे। और सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली के भी राजनीतिक दौरे करते रहे हैं। वही बात करें हाईवे एक्सप्रेसवे से लेकर किसानों के नाम कई जो चीजें थी वो ऐलान किए गए। किसानों के लिए कई ऐलान किए, जैसे नहर को लेके जो है उन्होंने कई ऐलान किए। इसके साथ ही जो किसानों के लिए जो उनके खाते में 2500 रुपए या कुछ एक अमाउंट होता है जो वो जाता है, तो किसानों के लिए भी उन्होंने कंटिन्यूअसली काम किया है। हालांकि किसान नाराजगी की बातें विपक्ष करता रहा, लेकिन अगर हम जमीनी स्तर पर जाकर देखें तो ऐसा नहीं है कि ये कहीं ना कहीं कहना गलत नहीं हुआ। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की वापसी हुई है तो ये विपक्ष पर करारा तमाचा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश की विपक्ष ने, उसके बावजूद जनता ने पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को वापस सत्ता पर काबिज किया है। अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे जो चुनाव है, उत्तर प्रदेश का जो चुनाव 2022 का रहा, वो ब्रांड मोदी की मजबूती को बरकरार रखा है कि वो जो चेहरा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसका दबदबा हमें इस चुनाव में भी देखने को मिला। उन्होंने सीएम योगी की जो है पूरे साथ उनसे कंधे से कंधा मिला के उन्होंने जो है उनके चुनाव प्रचार किया उनके साथ, और एक बार फिर से सत्ता बनाने के लिए उत्तर प्रदेश में उन्होंने जो है अपने ब्रांड का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया। वहीं योगी आदित्यनाथ ने अपनी ब्रांड इमेज को जो है बहुत मजबूत किया। योगी आदित्यनाथ वो उत्तर प्रदेश में एक ऐसा नाम हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी को अपने कंधों पे मजबूती के साथ लेके जो है वो चल सकते हैं, वो सरकार बना सकते हैं। और दोनों का वही बात करें, और दोनों का जादू इस बार चुनाव में देखने को मिला है, कमाल कर गया है। वही 2017 में जब योगी आदित्यनाथ को जब राज्य का मुख्यमंत्री घोषित किया गया, तब राज्य में एक बड़ा तबका था जो इस फैसले से हैरान था और यूं कहे तो नाराज भी था। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने मोदी शाह के सभी टास्क को धरातल पर, बात करें जमीनी स्तर पर, खुद उतरकर कुशल नेता खुद को साबित किया उन्होंने। वही 5 साल बाद प्रमाण है कि एक बार फिर राज्य की जनता उन्हें प्रचंड बहुमत दी है। अब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का दारोमदार सिर्फ योगी आदित्यनाथ के कंधों पर है और वही वो खुद ये काम को बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। एक तेज तर्रार के साथ साथ सीएम योगी ने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद का झंडा बुलंद करने वाला नेता, माफियाओं पर शिकंजा कसने वाला और यूपी को मजबूत करने वाला नेता के रूप में अपनी छवि बना ली है। अब आने वाले 5 साल तक सूबे में विकास और कल्याण के नए आयाम लिखे जाएंगे। अब देखना ये होगा कि सभी चुनौतियों को पार करके कैसे योगी आदित्यनाथ आने वाले 5 सालों में अपने नए आयाम लिखेगी। हालांकि हमने इससे पहले उनके 5 साल का कामकाज देख लिया है, अब ये देखना है कि आने वाले 5 साल में योगी आदित्यनाथ उनके सामने कौन सी चुनौतियां आएंगी। अब तो जो है अखिलेश यादव भी नेता प्रतिपक्ष हो गए हैं, तो एक नई चुनौती उनको जो है वो देखने को मिलेगी सदन में। तो देखना ये है कि एक बार फिर से आने वाले 5 साल के लिए योगी आदित्यनाथ अपने आप को किस मजबूती के साथ खड़ा करते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें और ताजा अपडेट्स के लिए www.tnpnews.in पर जाएं।